नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक शिक्षण और शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। मित्रों, जो दहेज निरोधक अधिनियम है वो कब लागू किया गया, अच्छा प्रश्न है। विशेष तौर पर ये 15 प्रश्न मित्रों रीट लेवल 1 और लेवल 2 से पर्यावरण और सामाजिक के लिए है, मुख्य रूप से रीट के लिए। ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 20 मई 1961, 2 अक्टूबर 2008, 1 नवंबर 2007 या 17 मार्च 1986। तो देखिए मित्रों, बात करें दहेज निरोधक अधिनियम की तो ये लागू किया मित्रों, नाम आता है दहेज निरोधक अधिनियम 1961, यानी 20 मई 1961 को ये लागू किया गया था मित्रों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न एक नहीं एक के साथ और अच्छे प्रश्न बनाएंगे, पूरी व्याख्या पूरा विश्लेषण करेंगे प्रश्न का। 2 अक्टूबर 2008 की बात करूं मित्रों, तो 2 अक्टूबर 2008 को क्या हुआ था? धूम्रपान निषेध अधिनियम, धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2008 को धूम्रपान निषेध अधिनियम बना था। 1 नवंबर 2007 की बात करूं तो मित्रों जो 1930 से जो शारदा एक्ट चल रहा है, हरविलास शारदा जो अजमेर के थे उन्होंने चलाया था बाल विवाह कानून से संबंधित ना, तो वो 1 नवंबर 2007 यानी कि उस शारदा एक्ट का फिर नाम चेंज हुआ जो 1929-30 में था, उसका 2006 में नाम चेंज हुआ। और क्या नाम पड़ा था मित्रों? उसका नाम पड़ा था बाल विवाह निरोधक अधिनियम, निरोध अधिनियम या निरोधक अधिनियम। यानी ये नाम क्या है वो नाम मुख्य रूप से याद रख लेना ना, घुमा फिरा कर कुछ भी दे देंगे आगे जोड़ देंगे, जैसे धूम्रपान के आगे सार्वजनिक जोड़ दिया तो वो गलत है, याद रख लेना इनको। धूम्रपान निषेध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम है ना, दहेज निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 आएगा ना, क्योंकि 2006 में पारित हुआ, लेकिन जो लागू हुआ वो है 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, 17 मार्च 1986 की बात करूँ तो यहाँ पे मित्रों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, शॉर्ट में लिखूंगा जगह की दृष्टि से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 17 मार्च 1986 की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में स्थापना की गई थी इसकी। ये जो मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है ना, उनको हटाने के लिए, उस प्रतिबंध उस तस्करी को रोकने के लिए ये बनाया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली में। ठीक है, इससे संबंधित एक दो प्रश्न और आ रखे हैं मित्रों। क्या आ रखे हैं? वो ये है मित्रों, वो ये है कि एक तो जैसे अपने ये तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है केवल है ना, पूछे कि केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, तो उसकी स्थापना मित्रों 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में हुई कि उसकी स्थापना केंद्रीय वाला, और वो ग्वालियर में इसका मुख्यालय कार्यालय। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1961 में हुई और उसकी स्थापना की गई वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में। ठीक है, तो एक नहीं यहाँ पे कम से कम 6-7 प्रश्न तैयार हो चुके हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न है ना मित्रों। प्रश्न संख्या जो 1 है वहाँ पे विकल्प नंबर भी 1 सही है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 के लिए। मित्रों प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है, कौन सा युग्म सही नहीं है ना। और युग्म किनके देखिए मित्रों, एक तरफ वस्त्र है, दूसरी तरफ राज्य। थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ने भूल गए थे। ठीक है, देखिए वस्त्र और राज्य, और यहाँ पे भी एक नहीं बल्कि देखिए कम से कम 7 से 8 प्रश्न यहाँ पे तैयार होंगे ना, ये हमारे वीडियो देखने का फायदा मित्रों। देखिए वस्त्र और राज्य क्या है? कसाबा जम्मू कश्मीर में, कुंटोप लद्दाख में, फेज टोपी कर्नाटक में, लुगडेन दादर व नागर हवेली में। तो देखिए मित्रों कसाबा जम्मू कश्मीर में पहना जाता है, ये कथन सही है। कुंटोप लद्दाख में ये भी कथन सही है, और लुगडेन दादर व नागर हवेली में ये भी कथन सही है। यानी कि जो फेज टोपी है वो कर्नाटक में गलत, फेज टोपी मित्रों आंध्र प्रदेश में पहनी जाती है। ठीक है, फेज टोपी कहाँ पहनी जाती है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए मित्रों है ना, ये गलत है। अब इनके बारे में जानते क्या होता है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करूँ मित्रों, आपको पता है जम्मू कश्मीर में एक फिरन पहना जाता है, फिरन है ना। ये क्या है मित्रों? फिरन एक ढीला डाला चोगा है जो पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। ठीक है, अभी मैं गिनाऊंगा प्रश्न कितने तैयार हो। जम्मू कश्मीर शुरुआत देखिए, जम्मू कश्मीर में महिलाओं और पुरुष ढीला डाला चोगा पहनते हैं, उसे फिरन या चोगा कहते हैं, उसे चोगा पहनते हैं उसे फिरन कहते हैं। ठीक है, उस फिरन के ऊपर ही एक लाल रंग की टोपी होती है मित्रों, उसे कहते हैं कसाबा। जान गए, ये जम्मू कश्मीर में पहने जाते हैं। 2 वस्त्र तैयार हो गए। ठीक है मित्रों, आगे मैं लद्दाख की बात करूंगा। लद्दाख में एक होता है कुंटोप्स, एक होता है बोक बोक और एक होता है मित्रों गोचा।
बस ये लद्दाख में यही पहने जाते हैं ना। लद्दाख में जो कुंटोप्स है मित्रों, ये कुंटोप्स क्या है लद्दाख में, है ना। तो देखिए मित्रों, जो लद्दाख है मित्रों, तो यहाँ पे जो कुंटोप्स है वो होता है मित्रों, कुंटोप्स लद्दाख की जो महिलाएं होती है वो एक ऊनी गाउन पहनती है ना, ऊनी गाउन पहनती है, वो होता है मित्रों कुंटोप्स। उसी के साथ पहना जाता है क्या, बोक, उसी के साथ में बोक पहना जाता है। और अगर बात करूँ मित्रों गोचा की, है ना, गोचा की बात करूँ तो मित्रों ये जो लद्दाख के जो पुरुष हैं मित्रों, लद्दाख के पुरुष वो गले में पहनते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। ये होता है लद्दाख के कुंटोप्स। क्या होता है, महिलाओं द्वारा ऊनी गाउन पहना जाता है लद्दाख में, इसी के साथ कुंटोप्स के साथ ही बोक पहना जाता है। और गोचा होता है पुरुष अपने गले में पहनते हैं, उसे बोलते हैं मित्रों गोचा, ये भी लद्दाख में, ठीक है। फेज टोपी की बात करूं मित्रों तो ये आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम लोग हैं, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम लोग हैं वो फेस टोपी पहनते हैं ना। कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में एक धोती पहनते हैं पुरुष, उसे कहते हैं मित्रों धोतरा, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। लुगडेन की बात करूँ तो लुगडेन में दादर नागर हवेली में लुगडेन पहनी जाती है। ये लुगडेन है क्या मित्रों, ये एक प्रकार की साड़ी है। और दादर नागर हवेली का एक प्रश्न आ रखा है एक वस्त्र का। तो मित्रों देखिए यहाँ पे बहुत प्रश्न हो चुके हैं ना, कसाबा, फिरन, कुंटोप्स, बोक, गोचा, भेज टोपी, धोत्रा, लुगडेन, है ना। एक नहीं, मैंने कहा था 7-8 प्रश्न तैयार होंगे, वो हो चुके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए, ज़रूर मैं आपको अगले वीडियो में या उसी वीडियो में कमेंट में ज़रूर समझा दूंगा प्रश्न, ठीक है मित्रों। तो देखिए चलते हैं, फिलहाल प्रश्न संख्या 2 की बात करूँ मित्रों तो वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, ईवीएस पर्यावरण से आ रहा है, लेवल 1 जो रीड के लिए। निम्न में से कौन सा अनुचित युग्म है, कौन सा गलत युग्म है मित्रों ना। तो देखिए जंतु और आवास कार्य का, एक तरफ जंतु है दूसरी तरफ उनका आवास है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था एक बार, फिर रिपीट में ना। तो देखिए कौवा पेड़ की शाखा पर रहता है मित्रों, कथन सही है, कौवा पेड़ की शाखा पर रहता सही है। कबूतर घोंसले में रहता है, तो कबूतर घोंसले में रहता है, ये कथन भी सही है। भालू मांद में रहता है, ये कथन भी सही है। लेकिन बर्र है वो पेड़ पर नहीं रहता मित्रों, बर्र पेड़ पर नहीं रहता, तो फिर बर्र कहाँ रहते हैं, बर्र बनाते हैं मित्रों छत्ता। बर्र की बात करूं, इसके अलावा एक ततैया और एक मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, ततैया और बर्र ये रहते हैं छत्ते में, ठीक है। बालू, मांद या गुफा, मांद या गुफा जहाँ पे बालू रहते हैं। इसके अलावा लोमड़ी, भेड़िया, शेर, चित्ता वगैरह ना। घोंसले की बात करूं तो कबूतर, इसके अलावा कबूतर के अलावा जो बुलबुल, चिड़िया, कठफोड़वा, भैया ये भी रहते हैं ना। और आपको बता दूं एक प्रश्न और अच्छा तैयार हो रहा है, सबसे सुंदर घोंसला कौन सा पक्षी बनाती है या बनाता है ना। सबसे सुंदर घोंसला मित्रों, सबसे सुंदर घोंसला होता है बैया का। किसका होता है, बैया का, याद रखना, ठीक है। कौवा, कौवा पेड़ पर मत कर देना ना, कौवा पेड़ की शाखा पर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखो वैसे पेड़ आता है ना, पेड़ तो कहाँ से आता है, क्योंकि 2 बार आ जाएगा बर्मा पेड़, इसलिए पेड़ की शाखा नहीं, ये सही है ना। पेड़ की शाखा पे कौन कौन रहते हैं, तो कौवा रहता है, इसके अलावा बंदर, ये भी। अगर ऑप्शन में और कहीं पे पेड़ नहीं आता है, यहाँ पे अगर केवल पेड़ आ गया तो भी ये फिर सही हो जाता है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पेड़ आ रखा, चौथे ऑप्शन में यहाँ पेड़ की शाखा हो जाएंगे। कौवा है, बंदर है, एक चील है और एक टिड्डा होता है, ये पेड़ की शाखा पे रहते हैं मित्रों, याद रखना, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 ये भी देखिए पर्यावरण में टॉपिक में ही है, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है कि छोटी आंत में पाचन के पश्चात भोजन क्या कहलाता है। छोटी आंत में जब भोजन जाता है, पाचन होता है, उसके पश्चात क्या कहलाता है मित्रों, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बोलस कहलाता है, कायल कहलाता है, काइम कहलाता है या सिकम कहलाता है। तो देखिए मित्रों आपको बता दूं, सिकम तो बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है ना। सिकम तो जो आंद्र नाल होती है ना उससे संबंधित है, आंद्र नाल से अवशोषी अंग से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ तो ये नहीं होगा ना। अब विकल्प 3 बचे, बोलस, काइल या कायम। बोलस की बात करूँ तो मित्रों ये तो मुख गुहा में जब भोजन जाता है पाचन के पश्चात, मुख गुहा में ना, मुख गुहा में, वो कहलाता है मित्रों बोलस। अब 2 विकल्प बचे, एक बचा है कायल और एक बचा है कायम। 2 में कन्फ्यूजन हो आप, ठीक है, कायल, कायम, ये क्या नाम भी सेम है इसीलिए आप कन्फ्यूजन हो जाते। देखो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कायल कहलाता है आमाशय में भोजन पाचन के पश्चात जाता है, तो वहाँ कायम कहलाता है, जबकि कायल कहलाता है मित्रों छोटी आंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, काइल या काइम। तो देखिए काइम में मैं आ रखा है, आमाशय में भी मैं आएगा, मैंने ऐसे याद किया था ये, ठीक है। काइम
मैं आर का आमस्य में, छोटे अंत में मैं नहीं है और इसमें भी मैं नहीं है ना, तो अच्छा प्रश्न है, याद रख लेना मित्रों। प्रश्न संख्या जो आपके 4 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कब खोला गया? अच्छा प्रश्न है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है कब खोला गया मित्रों? 1915 ईस्वी, 16, 17 या 22? तो आपको बता दूं, राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है मित्रों 1915 ईस्वी में खोला गया। अब पूछे कि कहाँ खोला गया, तो याद रखना 1915 में मित्रों लाखेरी बूंदी में खोला गया। लाखेरी बूंदी जिले में स्थान है लाखेरी, वहाँ पे 1915 ईस्वी में राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया। और वहाँ पे कंपनी कौन सी थी मित्रों? कंपनी थी क्लिक निक्सन कंपनी। ठीक है, क्लिक निक्सन कंपनी थी। ठीक है, लाखेरी बूंदी में 1915 में खोला गया। और इसी जो लाखेरी बूंदी में खोला गया, इसमें काम शुरू किया गया 1917 में। ठीक है, कार्य प्रारंभ किया गया था ना। इसके अलावा और बता दूं आपको कि राजस्थान में सबसे प्रथम जो वाइट सीमेंट है, सबसे प्रथम है ना, फर्स्ट सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया? तो मित्रों वो खोला गया था 1984 में। गोटन जो नागौर में आता है, गोटन, वहाँ पे खोला गया सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना 1984 में, जो है मित्रों JK बिरला सीमेंट। ठीक है, और उसके अलावा पूछे कि सबसे ज़्यादा सफ़ेद सीमेंट का, वाइट सीमेंट का जो है ना, वाइट सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उसका कारखाना कहाँ है? तो मित्रों उसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और उसका नाम है मित्रों खारिया खंगार। क्या नाम है मित्रों? खारिया खंगार। ये पड़ता है आपके जोधपुर में मित्रों। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या जो 5 है मित्रों, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए। गेंगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है मित्रों? गेंगा रोग का और नाम देख लो पहले तो। गेंगा रोग को मित्रों गलगंड बोला जाता है एक तो। ठीक है, गलगंड बोला जाता है, एक बोला जाता है गोइटर रोग। ठीक है, तो ये किस हार्मोन की कमी से होता है? थाइमोसिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन या कार्टिकोड? मित्रों इसका सही उत्तर हो जाता है थायरोक्सिन। यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है ना, जो थायराइड ग्रंथि है उसी से स्रावित होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन मित्रों ना। ये थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन, इसकी कमी से गेंगा रोग होता है। सर्वाधिक होता है मित्रों पर्वतीय जो क्षेत्रों में लोग रहते हैं ना, उनको होता है ये रोग, याद रखना। ठीक है, और किसकी कमी से धातु पूछे तो आयोडीन की कमी से। असंक्रामक रोग में, खनिज अल्पता रोग में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये दे रखा है लेवल 1 वालों के लिए। ठीक है, गेंगा रोग थायरोक्सिन की होता है, यानी विकल्प नंबर मित्रों 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। प्रश्न संख्या 7 अच्छा प्रश्न है, और देखिए प्रश्न सरल है, सभी को पता है ये 7वां देखने से ही, लेकिन इसके और भी फैक्ट है ना जो आपको पता नहीं है वो मैं बताना चाहता हूँ। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो जाए तो हमें शिकायत किसे करनी चाहिए ना? जिला मुख्यालय को, उपभोक्ता संरक्षण मंच को, तहसील को या ग्राम पंचायत को? मित्रों हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच पे जाकर शिकायत करनी चाहिए, है ना। अब देखिए मेरे उद्देश्य इस प्रश्न का नहीं है, इसको तो जानते हो आप क्या है ना, उपभोक्ता संरक्षण मंच। आपको बता दूं उपभोक्ता संरक्षण जो है अपने टॉपिक है ना, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम नाम आएगा 1986, है ना। 1986 में तो पारित हुआ था, लागू कब हुआ था? लागू हुआ था मित्रों 1987, 15 अप्रैल 1987 में। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 में पारित, याद रख लो 24 दिसंबर 1986 में ये पारित हुआ, लागू हुआ 15 अप्रैल 1987 को। इसीलिए भारत में तो 24 दिसंबर को, इंडिया में भारत में 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण मनाते हैं, जबकि वर्ल्ड में, विश्व में मनाते हैं 15 मार्च को, और लागू होने की तिथि है 15 अप्रैल 1987। याद रख लेना, कंफ्यूज मत रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। त्वरित ऊर्जा का स्रोत है, एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, त्वरित ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए मित्रों त्वरित ऊर्जा का स्रोत, देखिए भोजन है उसको जैविक कार्यों का आधार मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पिछला जो पर्यावरण का वीडियो उसमें मैंने बता रखा। ठीक है, एक होता है मतलब ऊर्जा देने वाले, है ना। दूसरे होते हैं मित्रों जो आपके शरीर का निर्माण करने वाले, है ना, निर्माणकारी। तीसरा होता है मित्रों ऊर्जा हो गया, निर्माण हो गया, और तीसरा हो जाता है आपका सुरक्षादायक, यानी जो सुरक्षा करते हैं शरीर के ना। ये संतुलित भोजन में तत्व आते हैं। तो देखिए ऊर्जा देते हैं मित्रों
कौन कौन, एक तो देता है कार्बोहाइड्रेट और एक देता है मित्रों वसा। ये दोनों तो ऊर्जा देने वाले में आ जाएंगे, ठीक है। निर्माण की बात करूँ, निर्माण शरीर के कौन करता है, टूटे फूटे अंगों की प्रोटीन करता है। और विटामिन, जल, खनिज लवण और एक आता है रेसे, ये सारे के सारे सुरक्षा करते हैं शरीर के ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जल्दी समझा दिया मैंने, इजी है ना। लेकिन इनमें पूछे कि त्वरित ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा कौन देते हैं। अब दो आ गए, एक तो वसा देते हैं भाई, ऊर्जा में तो दो आ गए ना मित्रों, वसा है या कार्बोहाइड्रेट। तो याद रख लेना, त्वरित ऊर्जा का स्रोत है मित्रों कार्बोहाइड्रेट, जिसके स्रोत है आलू, शक्कर, गुड़, पालक, ठीक है। तो मित्रों विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। ये जो 8 प्रश्न थे ये तो थ्योरी से संबंधित है मित्रों। अब जो शिक्षण विधियों से प्रश्न आ रखे हैं, है ना, पर्यावरण और सामाजिक दोनों के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। शिक्षण विधि का पर्याय जो प्रयोजना विधि है निम्न में से किस अवधारणा पर आधारित है। प्रयोजना विधि, इसके जो सर्वप्रथम विचारक थे वो तो थे जॉन डीवी, ठीक है, ड्यूवी। और जो किल पेट्रिक थे मित्रों, है ना, किल पेट्रिक थे। ये डीवी तो सर्वप्रथम विचारक थे, इन्होंने विचारधारा दी थी, ठीक है। और प्रयोजना विधि आपको बता दूं मैं, गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक है उनकी देन है, गेस्टाल्ट सिद्धांत की, ठीक है। याद रख लेना, ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की ये देन है। प्रयोजना विधि सर्वप्रथम विचारक पूछे या जो इसके विचारक पूछे डीवी हो जाएंगे, और जनक पूछे इसके, है ना, जनक हो जाएंगे किलपेट्रिक, ठीक है। इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें जीवन की वास्तविक समस्या से संबंधित वास्तविक समस्या दी जाती है, जीवन की वास्तविक समस्या दी जाती है बालक को, है ना। लेकिन उसका जो वास्तविक समस्या का अध्ययन है वो किस स्थिति में, वो स्वाभाविक स्थिति में किया जाता है। एक समस्या समाधान विधि भी है, उसमें वास्तविक समस्या का अध्ययन मानसिक निष्कर्ष पर आधारित होता है, इसमें स्वाभाविक या व्यावहारिक होता है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा होती है मित्रों, यानी बालक को क्या करता है, शिक्षक नहीं होता, इसमें पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, इसलिए उपयोग सभी नहीं होगी। इसमें बालक को क्या दी जाती है, समस्या दी जाती है, बालक इसको प्रयोजना से क्या करता है, इसको सोल्व करता है, समाधान करता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी मित्रों। विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। मनोज का सामाजिक विषय में कौशल एवं समझ का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है बनाया हुआ। मनोज का सामाजिक विषय में कौशल और समझ का मापन करना, यहाँ सामाजिक की जगह पर्यावरण भी आ सकता है ना, कि अलग अलग लेवल के हिसाब से, बस बाकी सेम ही है दोनों में सिलेबस। निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा, सामाजिक विषय का करना है मनोज का ना। करना क्या है, किसी विषय दे रखा है, सामाजिक विषय नाम दे रखा है, उसमें हमें एक तो कौशल का पता लगाना, दूसरा समझ का। तो किसी भी विषय में कौशल समझ इसका पता लगाया जाता है मित्रों उसके कार्यों से, यानी कि निष्पत्ति परीक्षण से ना, इससे कहते हैं। इसके अलावा एक तो ज्ञानार्जन परीक्षण, यानी उसका इस विषय में कितना ज्ञान है, ये कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। 3 नाम है मित्रों, मैंने पहले भी बता दिया, कल भी वीडियो में बताया था मैंने जो हिंदी शिक्षण वीडियो का था ना, हिंदी शिक्षण का था, उसमें देखिए निष्पत्ति को ज्ञानार्जन, कितने ज्ञान अर्जित किया, कितनी उपलब्धि की, कितनी समझ है, कितना कौशल है, निष्पत्ति है ना, इसको निष्पत्ति परीक्षण करेंगे, ठीक है। नैदानिक में क्या होगी, समस्या का पता लगाएंगे, समस्या का पता लगाएंगे। उपचारात्मक में उस समस्या का पता लगाकर सुधार कर देंगे, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा मित्रों। तो दोस्तों आपके विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए प्रश्न संख्या 11वें पे चलते हैं। पाठ स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म पर समाप्त होना चाहिए, ये किसका कथन है मित्रों। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार ये प्रश्न आ रखा है रीट एग्जाम में। पाठ स्थूल से, स्थूल क्या होता है, स्थूल होता है जो आपके सामने प्रत्यक्ष हो मित्रों, जो प्रत्यक्ष हो, जो आपके सामने मूर्त रूप में हो, वहाँ से शुरू करके फिर सूक्ष्म पर समाप्त करे, यानी मूर्त से करके करते बालक को फिर अमूर्त ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये किसका कथन है, क्रो एंड क्रो का, फ्रोबेल का, स्किनर या सिगमंड फ्राइड का। तो मित्रों ये फ्रोबेल का है, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि दी थी। फ्रोबेल का ही ये कथन है कि पाठ स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म पर समाप्त होना चाहिए मित्रों। प्रश्न संख्या जो आपके 11वां है, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। सरल प्रश्न है 12वां, क्योंकि लेवल भी सरल ही है। कक्षा में विविध रंग बिरंगी वस्तुएं आ रखी है और पशु पक्षियों के चित्र का अवलोकन करवाया जाता है, फिर वार्तालाप करना। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नैतिक पर्यावरण से संबंधित है, सामाजिक पर्यावरण से, दोनों है, या भौतिक पर्यावरण। आपको बता दें कि रंग बिरंगी तो वस्तुएं आना, पहली चीज़ तो ये आना,
और दूसरी मित्रों पशु पक्षियों के चित्राना, है ना। तो ये दोनों चीज़ें किससे संबंधित है? नैतिकता में तो क्या होता है? अनुशासन, आत्म विकास, आत्मचेतना, ये होते हैं, तो ये इससे संबंधित नहीं है। सामाजिक में जैसे धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, गिरजाघर वगैरह, और राजनीतिक संस्थाएं जैसे पंचायत, है ना, जैसे उपभोक्ता संरक्षण मंच वगैरह व कानून अदालत, ये हुई, है ना, ये जो समाज में लोग रहते हैं उससे संबंधित हो ना, तो ये दोनों चीज़ें नहीं है ना। तो विकल्प एक व दो दोनों नहीं, ये रहेंगे मित्रों भौतिक पर्यावरण संबंधी, यानी बाहरी जगत, यानी कि जैसे सांसारिक पर्यावरण भी कह सकते हैं मित्रों, भौतिक, है ना, या सांसारिक बाहरी जगत, वहीं तो रहते पशु पक्षी, है ना, ये भौतिक में ही तो आएंगे मित्रों। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पे, कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की परंपरागत विधि नहीं है। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न देखो, मैंने पढ़ाया था पहले भी। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में दोनों में चलती है परंपरागत विधि कौन सी नहीं है ना, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो पाठ्य पुस्तक शुरुआत से है, परंपरागत है। कहानी विधि, कहानी के माध्यम से बालकों को सिखाया जाता है ना, रुचि विकसित होती है, ये भी परंपरागत है। व्याख्यान विधि, ये शिक्षक केंद्रित विधि है ना, इसमें शिक्षक ही सक्रिय रहता है, बालक निष्क्रिय श्रोता बनकर रहता है। तो क्या है ये मित्रों परंपरागत विधियां हैं तीनों, लेकिन समस्या समाधान विधि ये नवीन विधि है मित्रों, ठीक है। समस्या समाधान मानसिक निष्कर्षों पर, यानी कि समस्या दी जाती है इसमें, समाज से संबंधित समस्या दी जाती है, सामाजिक समस्या दी जाती है, उस समस्या का मानसिक निष्कर्षों से बालक क्या करता है, हल निकालता है, ये कहलाती है मित्रों समस्या समाधान विधि, याद रखना। तो मित्रों यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, सरल प्रश्न है, लेकिन वही है कि जितना लेवल होगा, देखिए टॉपिक सिलेबस में है तो यहाँ से प्रश्न एक आध जरूर प्रश्न आएंगे ना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, और यहाँ से तो देखो मित्रों जो मूल्यांकन वगैरह टॉपिक है इनसे तो देखो कठिन प्रश्न क्या आ सकते हैं, यही आएंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना, नहीं, अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल्यांकन नहीं किए जाते। केवल तो शब्द नेगेटिव है, वैसे हटा लो, या फिर केवल परीक्षा करवाना, परीक्षा करवा दी बस छोड़ दिया, नहीं, मूल्यांकन नहीं होगा इससे ना। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, या बालक की कठिनाइयों का पता लगाना, कठिनाइयों का केवल पता लगाया गया, ये निदानात्मक हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हटा दो। पहला दूसरा चौथा विकल्प हट गया मित्रों, विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, कि अधिगमकर्ता यानी कि बालक की, छात्र की, सीखने वाले की एक तो उपलब्धि जाना कि उसने क्या सीखा है ना, और फिर क्या नहीं सीखा वो सिखाना है, और सिखाने के बाद यानी कि त्रुटियों का पता लगा के फिर शिक्षण में सुधार लाना है, ये कहलाता है सुधार लाना, ये क्या कहलाता है, उपचारात्मक। अब निदानात्मक पहले कमियों का पता लगाया, फिर उसकी उपलब्धि जानी, कितना उसने अर्जित किया, कितना नहीं किया, तो फिर यानी उपलब्धि यानी कि कितना सीखा कितना नहीं सीखा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नहीं सीखा, वो नहीं सीखा वाली चीज़ है, वो इसमें सुधार लाने में, यानी यहाँ सीखा कर सुधार किया जाएगा, यानी कि निदानिक और उपचारात्मक दोनों इस मूल्यांकन में शामिल हो जाते हैं मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14 में। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर मित्रों। कार्य गोष्ठी विधि में छात्रों की संख्या होती है, तो याद रखना पहले तो कि कार्य गोष्ठी विधि है मुख्य रूप से ये अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक स्तर वालों के लिए चलती है ना, सामाजिक अध्ययन के लिए चलती है मित्रों ना। इसमें छात्रों की संख्या कितनी होती है, इसमें देखिए क्या होते हैं मित्रों, 4-5 दिन तक, समय भी कभी बार पूछ ले तो याद रखना, 4-5 दिन तक एक ही समस्या पे, एक समस्या का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें 4-5 दिन तक क्या करेंगे, एक निश्चित स्थान पे, एक निश्चित स्थान पे सब क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन कितने होते हैं छात्रों की संख्या, 5 से 10, 10-15, 30 से 40 या 60 से 100, तो 30 से 40 या 30 से 50, जो भी 30 से 40, इसमें एक निश्चित संख्या दे रहे कि छात्र इतने एकत्रित हो जाते हैं, एक ही समस्या पर सभी कार्य करते हैं, अगले 4-5 दिनों तक करते रहेंगे एक ही समस्या का, ठीक है। अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर यह चलती है 6 से 8 के लिए, ठीक है। विशेष रूप से ये चलती है सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में मित्रों, ठीक है। 30 से 40 विद्यार्थी एकत्रित, उसकी मुख्य विशेषता यह है कि 30 से 40 में सभी के सभी, प्रत्येक छात्र या प्रत्येक सदस्य क्या रहेगा मित्रों, इसमें सक्रिय रहेगा, सभी को कोई ना कोई क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक सदस्य सक्रिय रहेगा। ये कार्य गोष्ठी विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो आपके 15वां है, वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के ईवीएस पर्यावरण लेवल 1 और एसएसटी सामाजिक शिक्षण विधियों के थ्योरी और शिक्षण विधियों दोनों के 15 अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में 15 में से कितने प्रश्न सही हुए बिल्कुल अपना स्कोर लिखिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।